नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की और दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर की इतिहास की फर्स्ट बुक है। और दोस्तों जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक। और दोस्तों इस बुक का कोड है SI01। दोस्तों आज के इस वीडियो में इस बुक से एग्जाम में आने वाले ब खंड में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दोनों पर चर्चा करने वाले। तो दोस्तों आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दोस्तों ब खंड है वो एग्जाम में 70 में से 56 नंबर होगा। तो आज दोस्तों ब खंड में परीक्षा में आने वाले इस बुक से महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दोनों पर चर्चा करने वाले। दोस्तों अगर आप नए तो आपके अपने चैनल धुरीना स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको VAM रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन और महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है अपना, दोस्तों आज का अपना पहला सवाल है अभिलेख का क्या अर्थ है और उसका महत्व लिखिए। यानी दोस्तों अपना आज सवाल है अभिलेख का क्या अर्थ है और उसका महत्व लिखिए। तो दोस्तों अभिलेख पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उकेरे गए या पठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। यानी दोस्तों अभिलेख पत्थर या धातु पर उकेरे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। और दोस्तों प्राचीन काल से अभिलेखों का उपयोग होता आ रहा है और अभिलेखों का प्रचलन सम्राट अशोक के काल से या उससे पूर्व काल में भी हो चुका है। यानी दोस्तों अभिलेख पत्थर या धातु पर उकेरे गए लेख को अभिलेख कहते हैं और अभिलेखों का उपयोग दोस्तों प्राचीन कालों से होता आ रहा है। और दोस्तों अभिलेखों का प्रचलन जो सम्राट अशोक के काल या उससे पूर्व काल में भी हो चुका है। अब दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि अभिलेख का महत्व लिखिए। तो दोस्तों अभिलेखों का पहला महत्व है कि अभिलेखों से हमें इतिहास की महत्वपूर्ण घटना और तिथियों की जानकारी मिलती है। यानी दोस्तों इतिहास से हमें इतिहास की महत्वपूर्ण घटना उनसे संबंधित तिथियों की जानकारी हमें अभिलेख से मिलती है। और दूसरा महत्व है कि अभिलेखों की सहायता से उससे संबंधित जिस साम्राज्य में अभिलेख मिलता है उससे साम्राज्य उसकी राजवंश और उसकी सही तिथि उसकी कालक्रम की गणना करने में सहायता मिलती है। यानी अभिलेखों की सहायता से हम साम्राज्य की राजवंश की आदि की कालक्रम की गणना कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा महत्व है अभिलेख से हमें संबंधित राजवंश में जो तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक आदि अलग अलग परिस्थितियों को जानने में सहायक मिलती है। यानी अभिलेख से संबंधित राजवंश में जो उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थी, राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, धार्मिक परिस्थिति थी, सभी प्रकार की परिस्थितियाँ को जानने सहायता अभिलेख से ही मिलती है। और दोस्तों चौथा महत्व में अभिलेखों से न केवल राज्य के और प्रशासनिक कार्यों की जानकारी मिलती है बल्कि राजाओं और वंशावलियों दानशीलता और विजय उत्सव का भी सटीक ज्ञान प्राप्त होता है। यानी दोस्तों अभिलेख से न केवल राज्य की और प्रशासनिक कार्यों की जानकारी मिलती है बल्कि जो राजाओं की वंशावलियाँ होती हैं, दानशीलता होती है, विजय उत्सव होता है, उनका भी सटीक ज्ञान हमें अभिलेखों से प्राप्त होता है। दोस्तों ये थे अभिलेख के चार महत्व। और अभिलेखों की परिभाषा शॉर्ट भाषा में बताते हैं। पत्थर या धातु पर उकेरे गए लेख अभिलेख कहलाते हैं जिससे हमें उस राज्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है, उससे अभिलेख कहते हैं। और दोस्तों अभिलेखों का प्रचलन सम्राट अशोक से पहले के कालों से जो है उपयोग हो चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है ताम्रपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता बताइए। दोस्तों ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता बताइए। तो उसमें प्रमुख विशेषता निम्न है। पहली विशेषता है कि ताम्रपाषाण कालीन की अर्थव्यवस्था वो कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। यानी जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति इसमें लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर मुख्यतः आधारित थी। और दोस्तों दूसरी विशेषता है कि इस जो ताम्रपाषाण काल की संस्कृति में दोस्तों तांबे के पत्थरों का उद्योग विकसित हुआ। और दोस्तों तांबे के उपकरणों के साथ सिलिका में पत्थरों के उपकरण भी मिले। और दोस्तों तीसरी विशेषता यह है कि इस काल की संस्कृति में तांबे का उपयोग सीमित मात्रा में किया जाने लगा। और दोस्तों चौथी विशेषता यह है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में विभिन्न प्रकार के चित्रित मृदबांड परंपरा मिली और पात्र परंपराओं में अधिकांश लाल रंग पर उकेरे गए काले रंग का चित्र मिलता है। यानी दोस्तों इस काल में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में विभिन्न प्रकार के जो चित्रित मृदबांड यानी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर जो चित्र उकेरे गए वो मृदबांड में उनकी परंपरा मिली इस ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में। और दोस्तों जो इस मृदबांड पर अधिकांश लाल रंग पर काले रंग का चित्रण मिलता है, इस काल की संस्कृति की प्रमुख विशेषता। और दोस्तों पांचवी विशेषता ये है कि इस काल की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का नामकरण उनकी जो क्षेत्रीय विशेषता है उनके आधार पर
यहाँ उस क्षेत्र में पुरा स्थलों के आधार पर इन जो ताम्रपाषाण का संस्कृतियों का नामकरण हुआ है। दोस्तों ये इस प्रश्न का उत्तर था कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की प्रमुख विशेषता ये इस प्रकार है। और दोस्तों इसकी छठी विशेषता ये है कि इस काल में आवास के लिए अधिकांश विभिन्न प्रकार की झोपड़ियाँ मिलती हैं। यानी दोस्तों ताम्रपाषाण कालीन जो लोग हैं वो अधिकांश झोपड़ियों के रूप में उनके आवास मिले, और कहीं कहीं पर मकान निर्माण में पक्की और पत्थर और कस्सी और पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग मिलता है। दोस्तों ये थी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक विशेषताओं का वर्णन करो। यानी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को किताबी भाषा में कहीं पर लिखा होता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक है। तो इस प्रश्न ने ये पूछा क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजनीतिक विशेषताएं उन विशेषताओं को वर्णन करना है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक विशेषता निम्न प्रकार, आपको इस प्रकार लिखना है। उसके बाद ये आपको इस प्रकार उत्तर लिखना है कि सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी स्पष्ट नहीं है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजनीतिक व्यवस्था उसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है। दोस्तों एक विद्वान है व्हीलर और पिगट की मान्यता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में शासन का संचालन दोस्तों एक पुरोहित और धर्माधिकारी के हाथ में केंद्रित था। यानी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजनीतिक जानकारी वो स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है। दो विद्वान हैं व्हीलर और पिगट, उनकी मान्यता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। दोस्तों तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में शासन का संचालन एक पुरोहित और एक धर्माधिकारी के हाथ में केंद्रित था। यानी जो राजनीतिक का मेन सत्ता का सामने वाला था वो पुरोहित था, और धर्माधिकारी के हाथ में जो सत्ता केंद्रित थी। ये राजनीतिक जो है परिस्थितियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता की। जबकि दोस्तों अन्य विद्वान इस मत से सहमत नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी मंदिर नहीं मिला है, और यहाँ पर पुरोहित और धर्माधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो ये पुरोहित मंदिर का पुजारी होता है और धर्माधिकारी या मंदिर में ही बैठता है। तो फिर उस कुछ विद्वान का इस मत से सहमत नहीं है कि ये पुरोहित और धर्माधिकारी थे, वो राजनीतिक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में राजनीतिक शासन का संचालन नहीं करते। इसका कारण ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी मंदिर नहीं मिला है। और दोस्तों संभवतः सैन्यों का प्रशासन व्यापारिक वर्ग के हाथ में रहा होगा। यानी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ विद्वान ये मानते हैं कि व्यापारिक यानी प्रशासनिक वर्ग के प्रशासन और व्यापारी वर्ग के हाथ में रहा होगा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें दोस्तों विकसित नगर नियोजन प्रणाली मिली है, बाट माप उपकरणों का निर्माण और किसी कुशल शासक के नियंत्रण में ही संभव हो सकता है। यानी इन लोगों के और विद्वानों के द्वारा ये कहा गया है कि दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन और अन्य विकसित उपकरणों का निर्माण किसी दोस्तों कुशल शासक के नियंत्रण में संभव हो सकता है, पुरोहित और धर्माधिकारी के जो नियंत्रण में ये संभव नहीं हो सकता है। दोस्तों J.M. कैंसल के अनुसार इस बात की संभावना है कि संपूर्ण साम्राज्य के प्रमुख शहर केंद्र रहे होंगे। यानी एक विद्वान है दोस्तों J.M. कैंसल, उनके अनुसार इस बात की संभावना की जाती है कि संपूर्ण सिंधु सभ्यता शहर प्रमुख केंद्रों में रही होगी। तो वो शहर प्रमुख केंद्र कौन से दोस्तों? पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा और तीसरा कालीबंगा और चौथा लोथल। दोस्तों कालीबंगा ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है जो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और लोथल दोस्तों गुजरात में स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। ये इस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आपको एक प्रश्न में आपको 5-5 प्रश्न का जो होंगे वो आपको समझ आ जाएगा। अब दोस्तों जो इस J.M. कैंसल है उनके अनुसार इस बात की संभावना की जाती है कि संपूर्ण साम्राज्य में 4 प्रमुख केंद्र होगी, और ये 4 प्रमुख निम्न है जो एक राजस्थान में भी है, और इस प्रकार नगर राज्यों की राजधानियाँ रहेगी। यानी जो ये 4 नगर हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानियाँ रही होगी। और कुनाल जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? हिसार जिला हरियाणा में एक सांधी का राज मुकुट प्राप्त होता है कुनाल से, और जो राजा के अस्तित्व का संकेत माना जाता है। यानी दोस्तों एक हिसार हरियाणा में कुनाल नामक स्थान है, वहाँ से एक सांधी का राज मुकुट प्राप्त होता है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है दोस्तों राज मुकुट राजा ही पहनता है। तो इससे ये अनुमान लगाए विद्वानों की राजा के अस्तित्व होने का संकेत माना जाता है ये कुनाल में जो राज मुकुट मिला है। परंतु अभी तक उत्खनन में न तो राजमहल मिला है न ही सिंहासन, यानी कोई दुर्ग नहीं मिला सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में, और न ही कोई सत्ता का सिंहासन मिला है, राजा का सिंहासन नहीं मिला है। मार्क के लोयर का मत, ये भी एक विद्वान है, इनका मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता में
राजत्व अधिकार में विभिन्न कुलीन वर्गों के हाथ में थे, जिनमें व्यापारी, पुजारी एक प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित थे। यानी दोस्तों इन मार्क लेयर का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के में राजतत्व यानी जो राजा का परिवार अधिकार विभिन्न कुलीन वर्गों के हाथ में थी, जिनमें व्यापारी, पुजारी और प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित थे। और दोस्तों एक ये संभावना की जाती है कि व्यक्ति की गई है कि सिंधु सभ्यता में सत्ता नागरिकों के हाथ में थी। यानी दोस्तों ये संभावना की जाती है एक व्यक्ति के द्वारा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सत्ता नागरिक के हाथ में थी, यानी लोकतांत्रिक राजनीतिक तंत्र था। सुव्यवस्थित नगरों के आधार पर यह कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उनमें सुव्यवस्थित नगरों का जो दिखाई देता है उसमें झलक। तो इसे कहा जा सकता है कि सुव्यवस्थित नगरों के आधार पर कहा जा सकता है कोई नगर पालिका जैसी संस्था व्यवस्था कार्यरत करती होगी। यानी उस समय भी इतनी आधुनिक सिंधु घाटी सभ्यता थी जैसे वर्तमान में नगर पालिका होती है, नगर परिषद होता है, उस प्रकार एक संस्था संबंधित कार्य करती होगी। इस प्रकार सुव्यवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का निर्माण हुआ। और दोस्तों सैंधव जन शांति प्रिय थे, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो एकदम शांति प्रिय लोग थे, इसीलिए उत्खनन में कोई शस्त्र नहीं मिले। आज के टाइम में दोस्तों लोग जो वर्तमान सभ्यताएं उसमें लोग शांति प्रिय नहीं है। उस सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय भी लोग शांति प्रिय थे और उत्खनन में शस्त्र दोस्तों बहुत कम मिले। और हथियारों में कांसे की आरी और तांबे की तलवारें और कांसे के भाले, अग्रपार और कटारे, साकू, नोकदार बाणों के अग्र पर विशेष उल्लेखनीय है। और दोस्तों स्पष्ट प्रमाणों के अभाव में सैंधव के राजनीति जीवन पर निश्चित रूप से कुछ भी करना कठिन है। यानी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जो व्यवस्था की जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिलती है। ये मैंने आपको जो बताई ये मत है, आपको इस प्रश्न में इस प्रकार उत्तर लिख सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल। प्रश्न संख्या है चौथा भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की तुलना कीजिए। यानी आप इस प्रश्न में अंतर भी लिख सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, या आप इसका तुलनात्मक अध्ययन भी लिख सकते हो। जैसे पॉइंट लगा सकते हो कि सामाजिक जीवन, फिर लिखते हैं सिंधु सभ्यता में इस प्रकार का सामाजिक जीवन था और वैदिक सभ्यता में इस प्रकार का सामाजिक जीवन था। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। दोस्तों सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता का तुलनात्मक अध्ययन निम्न प्रकार, आपको इस प्रकार परीक्षा में उत्तर लिखना है। और आर्यों के आगमन से पूर्व भारत में सिंधु घाटी सभ्यता जो थी कहाँ पर थी, पंजाब, महाराष्ट्र या सौराष्ट्र कह लो, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में समृद्ध और विकसित सभ्यता प्रसार थी। यानी दोस्तों जब आर्य आए तो आर्यों से पहले भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में समृद्ध और विकसित सभ्यता प्रसारित की। और इन दोनों सभ्यताओं की तुलना हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। तो पहला शीर्षक अपना सामाजिक जीवन, यानी इन दोनों सभ्यताओं में सामाजिक जीवन किस प्रकार था। दोस्तों आर्यों का जीवन सरल व सादा था, वे गांवों में निवास करते थे, जबकि सैंधव निवासी नगरों में निवास करते थे। और दोनों ही सभ्यता के निवासी दोस्तों जो आर्य वैदिक सभ्यता ये एक ग्रामीण सभ्यता, आपको पहला तुलनात्मक अध्ययन लिखता हूँ। और दोस्तों जबकि सिंधु यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। और दोनों ही सभ्यता के निवासी दोस्तों सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे और अलंकार प्रेमी थे। दोनों ही आपसी जो सद्भावना वो अच्छी थी। और दोनों सभ्यता के लोग सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और दोस्तों आर्यों के सामाजिक जीवन में गाय का बड़ा महत्व था, जबकि सिंधु सभ्यता में बैलों का प्रमुख स्थान दिया था। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो आर्य लोग थे यानी जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उनमें गायों का बड़ा महत्व था, और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनमें बैलों का बड़ा महत्व था। आपको दोस्तों इस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करो, या वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के जो सामाजिक जीवन का वर्णन करो। तो आप इस प्रकार कर सकते हो कि जो आर्य वैदिक सभ्यता के लोग गायों का बड़ा महत्व था और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में बैलों का प्रमुख स्थान था। अब दोस्तों सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता में आर्थिक जीवन पर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। दोस्तों आर्यों का जीवन ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था, ये पॉइंट आपको हर लाइन में लिख सकते हो। और जबकि दोस्तों सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन समृद्धि और उन्नत था और नगरीय व्यवस्था थी, वे विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, आर्य लोग भी विभिन्न धातुओं का उपयोग भी करते थे। और दोस्तों सोना, चांदी, तांबे, कांसे, लोहे के प्रयोग से परिचित थे दोनों सभ्यता के लोग, और दैनिक जीवन में मिट्टी के पात्र भी बनाते थे। लेकिन सैंधव निवासी धातु काल में अत्यधिक दक्ष थे।
यानी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी धातु काल में अत्यंत दक्ष थे। लोहे के उपयोग से वे अपरिचित थे। मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाने, उन पर चमकीली पॉलिश करने में अत्यंत दक्ष थे। और दोस्तों सिंधु निवासी घोड़े के ज्ञान से परिचित नहीं थे। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो घोड़ों से परिचित नहीं थे, जबकि आर्यों को घोड़ों का ज्ञान था। और आर्यों में दोस्तों गाय का बड़ा महत्व था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैलों का बड़ा महत्व था। अब दोस्तों जो वैदिक और सिंधु घाटी सभ्यता का अपना तीसरा तुलनात्मक अध्ययन है, लिख सकते हैं धार्मिक जीवन। दोस्तों आर्यों की प्रकृति विभिन्न शक्तियों की उपासना करते थे और सैंधव जन शिव शक्ति को प्रधान मानते थे। यानी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो आराध्य दोस्त शिव शक्ति को मानते थे। आर्यों के जीवन में अग्नि यज्ञ हवन कुंड का विशेष महत्व था। वे विविध प्रकार के यज्ञ करते, जो आज सूर्य यज्ञ, अग्नि यज्ञ, हवन कुंड, ये सभी प्रकार की आर्य के लोग करते थे और अग्नि को दोस्तों पवित्र मानते थे आर्य या वैदिक सभ्यता के लोग। इसके विपरीत दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के में अग्नि हवन यज्ञ का कोई महत्व नहीं था। दोस्तों धार्मिक जीवन आप वैदिक सभ्यता में आप इस प्रकार लिख सकते हैं, वैदिक सभ्यता या आर्य लोगों में अग्नि हवन कुंड विशेष महत्व था, जबकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि हवन यज्ञ का कोई महत्व नहीं था। अब दोस्तों राजनीतिक जीवन हमने पहले पढ़ा था अब जो सिंधु घाटी सभ्यता का। अब इसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता, उन दोनों का अध्ययन भी तुलनात्मक कर सकते हैं। दोस्तों आर्यों में राजतंत्र का प्रचलन था। राजा में प्रजा वत्सल जन कल्याण के उस आदर्श थे। और सिंधु सभ्यता में राजा सत्ता जन प्रतिनिधियों का हाथ में दी थी। यानी ये पॉइंट वहीं से निकल कर आया कि सिंधु सभ्यता में राज सत्ता जन प्रतिनिधियों का हाथ में थी, यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और दोस्तों प्रशासन में विकेंद्रीकरण और शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक थी। सैंधव सभ्यता में राजनीतिक उत्तेजना और क्रांति की भावना नहीं थी। यानी जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो शांति प्रिय लोग थे और दोस्तों उनका राजनीतिक जीवन सुखी और शांतिपूर्ण था। आर्यों में युद्ध प्रियता थी। यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो वो शांति प्रिय थे, इसके विपरीत जो आर्य यानी वैदिक सभ्यता के लोग थे वो युद्ध को प्रियता थी। यानी वो युद्ध मानते थे, वो क्रांतिकारी लोग थे। और उनके जो आर्यों के लोग हथियार पहने होते, जबकि सैंधव सभ्यता में अस्त्र शस्त्र सादे होते थे और ये लोग युद्ध प्रिय नहीं थे और अपितु शांति प्रिय थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शांति प्रिय थे, जबकि आर्य थे वो युद्ध प्रिय थे, क्रांतिकारी थे। और बहुत से इतिहासकार सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को एक ही मानते हैं। यानी बहुत से विद्वान, इनमें भी एक मत नहीं, बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि सैंधव सभ्यता और दोस्तों वैदिक सभ्यता को एक मानते हैं। लेकिन अभी इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह स्पष्ट है कि सैंधव सभ्यता और आर्यों की वैदिक सभ्यता से अधिक प्राचीन, यानी सैंधव सभ्यता है वो आर्यों की दोस्तों वैदिक सभ्यता है उससे अधिक प्राचीन। यानी दोस्तों सिंधु सभ्यता के बाद आर्य सभ्यता आई। इस प्रकार दोस्तों जो आर्य सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता की तुलना है। यानी सैंधव सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे, और वैदिक सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय थे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में बैलों का सर्वाधिक महत्व था, तो दोस्तों वैदिक काल सभ्यता में दोस्तों गाय का बड़ा महत्व था। इस प्रकार दोस्तों आपके इस प्रश्न का उत्तर, आपके इस प्रश्न में से 5 प्रश्न बदल के, या आप इस प्रकार वैदिक सभ्यता में धार्मिक जीवन, तो आपने पढ़ा है कि वैदिक सभ्यता में अग्निकुंड ये कुंड का महत्व था। और सैंधव सभ्यता का पूछे धार्मिक जो वर्णन, तो उसमें इस प्रकार लिख सकते हो, इसमें अग्निकुंड ये कुंड इसका कोई महत्व नहीं था। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 5वां, भारत में लोहे के उद्भव के विभिन्न केंद्रों का वर्णन करो। यानी दोस्तों भारत में लोहे के उद्भव के विभिन्न केंद्रों का आप वर्णन करना। दोस्तों भारत में लोहे के उद्भव के 5 प्रमुख केंद्र हैं। दोस्तों पहला उत्तरी भारत, और दूसरा पूर्वी भारत, तीसरा मध्य भारत या दक्कन, और चौथा दक्षिण भारत। आपको इस प्रकार प्रश्न लिखना है कि भारत में लोहे के उद्भव के विभिन्न कारण, उत्तर लिखाना 5, और भारत में लोहे के उद्भव के विभिन्न केंद्र। तो आपको सबसे पहले ये 4 केंद्र लिख देने, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत और दक्षिणी भारत। और सबसे पहले आपको उत्तरी भारत लेकर उसमें थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है। दोस्तों उत्तरी भारत में विभिन्न स्थलों उत्खनन से प्राप्त कर्षण मार्जित और मर्दांड और लोहे की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे। और दोस्तों इस आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तरी भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निवासी लोहे के उपकरणों का प्रयोग करने लगे। आपको इस प्रकार थोड़ा थोड़ा इस जो 4 केंद्र उसका वर्णन लिखना है। अब दोस्तों पूर्वी भारत है, ये पूर्वी भारत में वो जिले आते हैं जो वो जिला राज्य आते हैं जो पूर्वी भारत में थे। पूर्वी भारत में उत्तर कर्षण मार्जित मर्दान परंपरा से व्यवहार में प्रयुक्त
जो कर्षण लोहित पात्र परंपरा से लौह उपकरणों को मिलना प्रारंभ किया। दोस्तों पूर्वी भारत में ऐसे पुरास्थल महत्वपूर्ण जहाँ लौह उपकरण प्रमाण मिलते हैं, जैसे सिरान, सोनपुर, तारा और महिषादल महत्व के। इन स्थलों से बाण और भाला फलक, सैनिक किले आदि मिलती हैं। और दोस्तों पुरातत्व का मानना है कि पूर्वी भारत में 750 ईस्वी के आसपास लौह तकनीकी प्रयुक्त होने लगी। पहला दोस्तों उत्तरी भारत, दूसरा पूर्वी भारत और तीसरा मध्य भारत यानी दक्कन प्रदेश। मध्य भारत दक्कन प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों कौन सा राज्य आता है? मध्य प्रदेश का मालवा और महाराष्ट्र का पश्चिमी क्षेत्र आता है। यानी दोस्तों ये भारत हैं, इसमें यहाँ पर भी मध्य प्रदेश हैं और यहाँ महाराष्ट्र। ये क्षेत्र दोस्तों मध्य भारत है और दक्कन, और इस पे मुख्य क्षेत्र आते हैं नागदा, एरन, उज्जैन और कायता प्रकाश आते हैं। और इन क्षेत्रों के अलावा सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रमाण मिले लौह केंद्रों के। अब दोस्तों आता है नेक्स्ट और लास्ट दक्षिणी भारत, कन्याकुमारी वो क्षेत्र तमिलनाडु। दोस्तों दक्षिण भारत के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल को सम्मिलित किया जाता है। दक्षिण भारत में लौह उपकरण मिले, वो ब्रह्म संस्कृति मिले और इनका उल्लेख स्थान आगे स्पष्ट में किया गया। अब दोस्तों आपको पूछे कि भारत में लोहे के उद्भव विभिन्न केंद्र, आपको 4 केंद्रों के नाम लिखने हैं, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत। आप इनके जो केंद्रों के उसमें नाम लिखना, इसमें थोड़ा थोड़ा आप वर्णन कर दे तो भी बहुत है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, काशी जनपद पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी, या काशी जनपद के बारे में आप क्या जानते हैं, इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों 16 महाजनपदों में से काशी जनपद सबसे शक्तिशाली और महाजनपद प्रतीत होता है। यानी ये काशी जनपद है। जनपद कुल कितने थे? तो 16 दोस्तों। और दोस्तों 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद है वो काशी जनपद है। और दोस्तों काशी जनपद की राजधानी वाराणसी थी, और वाराणसी है जो गंगा और गोमती के संगम पर स्थित है। काशी सूती कपड़ों तथा घोड़ों के बाजार के लिए विश्व विख्यात था। यानी काशी किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो काशी सूती कपड़ों और घोड़ों के बाजार के लिए विख्यात था। बौद्ध भिक्षुओं के गेरुए वस्त्र, जिन्हें संस्कृत में काश्यप कहा जाता था और काशी में बनाए जाते थे, इससे बुद्ध के समय से काशी का कपड़ा उत्पादन केंद्र और बाजार के रूप में संकेत मिलता है। यानी इससे बुद्ध के समय, यानी महात्मा बुद्ध, ये गौतम बुद्ध है, उसके समय में काशी का कपड़ा जो उत्पादन कहता था और बाजार के रूप में संकेत मिलता था, यानी विश्व में प्रसिद्ध था। एक प्रसंग के रूप में राम की कहानी प्राचीन वृत्तांत, दशरथ जातक में दशरथ राम को अयोध्या के बजाय काशी का राजा बताया, ये एंट्री। और दोस्तों जैन संप्रदाय के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता को बनारस का राजा बनाया गया। दोस्तों जैन धर्म में 24 तीर्थकर और 24वां तीर्थकर कौन सा है, ये मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, छोटे अखंड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वो वीडियो भी जरूर देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें वो छोटे छोटे प्रश्न सभी बताए कि जैन धर्म में कितने संप्रदाय हैं और बौद्ध धर्म में कितने संप्रदाय, वो सभी जो छोटे छोटे प्रश्न वाले अखंड में आने वाले, वो सभी मैंने 32-33 प्रश्न का वीडियो बनाया, वो वीडियो भी जरूर देखें। और दोस्तों जैन संप्रदाय के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता को बनारस का राजा बनाया गया और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के निकट सारनाथ दिया। इस प्रकार दोस्तों प्राचीन भारत के तीनों मुख्य धर्म अपना संबंध बनारस से जोड़ते थे और तत्कालीन वाराणसी की तुलना प्राचीन काल के बेबीलोन और मध्यकाल रोम से की जाती थी, क्योंकि इस पर सदैव लड़ाकू अर्ध सभ्य देश ललचाते थे। और दोस्तों महात्मा बुद्ध के टाइम कौशल ने काशी पर कब्जा कर लिया, यानी जो महात्मा बुद्ध के टाइम कौशल जनपद था उसने काशी पर कब्जा कर लिया था, और काशी मगध और कौशल के बीच युद्ध का कारण बना हुआ था और अज्ञात शत्रु के समय काशी मगध का अंग बना। इस प्रकार दोस्तों आप काशी जनपद से संबंधित और भी महत्वपूर्ण फैक्ट जानते थे वो भी लिख सकते थे। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7वां है, जैन धर्म के पंच महाव्रत का अर्थ बताइए। पहले तो जान लेते हैं कि जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन से। तो दोस्तों पहले है अहिंसा, दूसरा दोस्तों सत्य, और तीसरा असत्य, और चौथा अपरिग्रह, और 5वां है ब्रह्मचर्य। दोस्तों अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना, और अहिंसा ही परम धर्म है। जैन धर्म में दोस्तों अहिंसा परम धर्म है। और दोस्तों जैन दर्शन के अनुसार ज्ञानी होने का सार यही है कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, और अहिंसा समता को जैन दर्शन में धर्म बताया गया है। यानी दोस्तों जैन दर्शन के अनुसार ज्ञानी वही है वो किसी भी प्रकार के प्राणी पर हिंसा नहीं करे। तो पहला पंच महाव्रतों में सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा, हिंसा नहीं करना, पेड़ पौधे जीव जंतु उसके प्रति दया का भाव रखना, उससे किसी भी प्रकार का दुख नहीं देना,
और सावधानी बरतनी चाहिए, और मिट्टी अदृश्य जीव संख्य, और सबसे अहिंसा का पालन करना चाहिए। कठोर वाणी से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। और जैन दर्शन में अहिंसा का विवेचन सूक्ष्म स्तर पर किया जाता है, और जैन दर्शन में इस प्रकार अहिंसा से संबंधित 5 महावार्त हैं। अब दूसरा महावार्त है सत्य, यानी झूठ नहीं बोलना, सोच विचार कर बोलना चाहिए, क्रोध आने पर शांत रहना चाहिए, लोभ होने पर मौन रहना चाहिए, हंसी में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, भय होने पर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी ये सभी सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सत्य मधुर हो। सत्य बोलने की 5 बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब दोस्तों तीसरा पंच महावार्त है अस्त्य, चोरी न करना, बिना अनुमति से किसी अन्य वस्तु को ग्रहण करना अस्त्य श्रेणी में आता है। बिना आज्ञा के न तो किसी के घर में प्रवेश कर जाए और न ही किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है। और चौथा दोस्तों अप्रिय, यानी किसी भी वस्तु का आवश्यकता से अधिक संचित न करना अप्रिय है। और दोस्तों महावीर स्वामी का कहना है कि संचय करने से मानव हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती है। जैन धर्म माना कि वस्तुओं का संग्रह और वस्तु के साथ लगाव पैदा होता है। और 500 दोस्तों ब्रह्मचर्य, पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों का निर्देश किया है, उनमें महावीर ने ब्रह्मचर्य 5वीं व्रत जोड़ दिया है। और दोस्तों महावीर जी हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों का निर्देश दिया, जबकि ब्रह्मचर्य वो जो 5 व्रत है वो महावीर जी ने जोड़ दिया। तो उन्होंने मोक्ष के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है, और नारी से वार्तालाप, उसका दर्शन, उसका ध्यान, उसका समीप, उसके साथ अंतरंग संबंधी ब्रह्मचर्य में बांधक माने जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये थे जैन धर्म के 5 महावार्त। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मौर्य प्रशासन पर लेख लिखिए। यानी दोस्तों मौर्य काल में किस प्रकार की राजनीति या राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस पर लेख लिखना है। दोस्तों मौर्य प्रशासन, दोस्तों मौर्य प्रशासन 3 प्रकार थी। एक तो दोस्तों केंद्रीय प्रशासन, और दूसरी दोस्तों प्रांतीय प्रशासन, और तीसरी प्रशासन थी नगर प्रशासन। अब दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन क्या थी। यानी मौर्य शासकों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, और इस विशाल साम्राज्य के संचालन के लिए उन्होंने कुशल और प्रशासनिक व्यवस्था की। और डॉक्टर V.A. स्मिथ के अनुसार मौर्य साम्राज्य अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य से भी अधिक अच्छी तरह संगठित है। यानी V.M. स्मिथ के अनुसार मौर्य साम्राज्य तो अकबर का साम्राज्य थे उससे भी अधिक और अच्छी तरह से सुसंगठित जो प्रशासन व्यवस्था थी मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था। तो सबसे पहली प्रशासन व्यवस्था मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन, यानी राज्य का प्रधान होगा इस केंद्रीय प्रशासन के अनुसार। और व्रत साम्राज्य के संचालन के लिए आवश्यक होगा कि राजा उत्साही, सपूर्तिवान, उद्यमी और प्रजाहित कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहे। यानी राजा ऐसा होना चाहिए जो उत्साही हो, जो उद्यमी हो, जो युवा हो, जो प्रजाहित के कार्यों में हमेशा तत्पर हो, जो लोक कल्याणकारी कार्य करे। चंद्रगुप्त और अशोक दोनों ही ये गुण अधिष्ठात्र में विद्यमान। यानी मौर्यकालीन में जो राजा थे चंद्रगुप्त और अशोक, ये दोनों ही इस गुण से पुष्ट थे। चंद्रगुप्त की कार्य तत्परता के संबंध में मेघस्थल ने लिखा है कि राजा मेघस्थल ने कौन सी पुस्तक की रचना की दोस्तों, तो इंडिका पुस्तक की रचना की है। और इनके अनुसार राजा दरबार में बिना वैधान में कार्य करता। और कौटिल्य ने लिखा है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं, जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बार प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। यानी जो राजा जब दरबार में बैठा तो वो बार लोग आए उनको प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, राजा को तत्पर उनका कार्य कर देना चाहिए। ये केंद्रीय प्रशासन थी। और राजा राज्य की समस्त शक्तियों का स्रोत होता है, वह कानून का निर्माता होता है, मंत्री और समस्त कर्मचारी की नियुक्ति वह खुद करता है। इस प्रकार मौर्य प्रकालीन प्रशासन केंद्रीय प्रशासन थी। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रशासन है प्रांतीय प्रशासन, यानी संपूर्ण राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया, और उन 5 जो प्रांत है उनमें जो प्रशासनिक व्यवस्था वो थी वो निम्न प्रकार थी। अब दोस्तों पहली जो प्रशासनिक व्यवस्था उत्तरापद, पहला जो प्रांत था, दूसरा मगध प्रांत, तीसरा अवंती प्रांत, और चौथा दक्षिण प्रांत, और 5वां कलिंग। इसकी राजधानी तोसाली थी, और इसकी राजधानी उज्जैनी थी, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और उत्तरापंथ की राजधानी तक्षशिला थी। और उत्तरापंथ दोस्तों कंबोज अफगानिस्तान आता था, मगध में आता था दोस्तों उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, अवंती में दोस्तों आता था गुजरात, राजस्थान का भाग, और दक्षिणा में आता था विंध्याचल पर्वत से लेकर मैसूर प्रदेश तक। और कलिंग इसकी राजधानी तुलसी, और ये कलिंग आधुनिक दोस्तों उड़ीसा का भाग माना जा सकता है। अब तीसरी जो मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था थी जो नगर प्रशासन व्यवस्था थी। कौटिल्य और मेघस्थनी दोनों ही मौर्यकालीन प्रशासन के बहुत बड़े लेखक थे। दोनों ने नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया। कौटिल्य ने प्रशासन की दृष्टि से नगरों को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है, और संपूर्ण नगर का अधिकारी नागरिक कहलाता था, और नगर के प्रत्येक भाग का अधिकारी स्थानिक कहलाता था, जो कर्तव्य संपूर्ण नगर के प्रति नागरिक होते थे।
और वही कर्तव्य नगर स्वतः भाग के स्थानीय होते थे। और नगर प्रत्येक स्वतः भाग को 10-20-40 कुटुंबों के सहयोग से अलग अलग संगठन का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है, कौटिल्य की पुस्तक में। यह पारिवारिक संगठन गोपनाथ क्रम से मेघ स्थिति ने नगर प्रशासन के 6 समितियों को उल्लेख किया और जिसमें प्रत्येक 5 सदस्य थे। यानी दोस्तों मेघ स्थिति ने मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए इन 5 समितियों का दोस्तों इसमें 6 समितियों को उल्लेख किया, जिसमें प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हैं। तो पहली कौन सी समिति? पहली दोस्तों शिल्प समिति, दूसरी विदेशी समिति, तीसरी जनसंख्या समिति, यानी इसमें जो जन्म मृत्यु का विवरण तैयार करने वाली समिति होती थी, और चौथी व्यापार वाणिज्य से संबंधित समिति, और 5वीं वस्तु निरीक्षण समिति, और 7वीं कर समिति, यानी वर्तमान में कह सकते हैं कि टैक्स समिति। इस समिति कार्य बिक्री और सूंघी वसूल करना था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मौर्यकालीन दोस्तों इस प्रकार कहा जा सकता है कि मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो 80 प्रकार से सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी, पूर्णतः दक्ष और लोकतांत्रिक, यानी कह सकते अकबर से अधिक विश्वत राज्य और भलीभांति शासन करने में दक्ष थी, और अनेक रूपों में आधुनिक संस्था को मानव जानकारी पूरी तरह प्राप्त कर ली थी। दोस्तों ये 3 प्रकार की थी जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। पहली केंद्रीय प्रशासनिक, दूसरी प्रांत, और तीसरी है दोस्तों नगर प्रशासनिक व्यवस्था। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण और ऊपर वाले महत्वपूर्ण है। मौर्यकालीन जो प्रशासन यानी मौर्यकालीन समय में महिलाओं की स्थिति क्या थी उसकी विवेचना करनी है। दोस्तों मौर्य युग में स्त्रियों की दशा उन्नत थी, यानी बहुत बढ़िया थी। एक और परिवार की संपत्ति में दाय का अधिकार प्राप्त था, तो दूसरी ओर उन्हें पुनर्विवाह, नियोग, तलाक आदि का अधिकार प्राप्त था। यानी दोस्तों मौर्य काल में स्त्रियों की दशा उन्नति 80 थी, उनमें पुनर्विवाह, नियोग, तलाक आदि का सब प्रकार के अधिकार प्राप्त था, और पति द्वारा दुर्व्यवहार करने पर वह न्यायालय की शरण ले सकती थी। स्त्री की हत्या को ब्राह्मण हत्या के समान भयंकर पाप माना जाता है। और स्त्रियां सैन्य शिक्षा भी ग्रहण कर सकती, यानी सैनिक में भी भाग ले सकती है। वर्तमान में जैसे आर्मी में भी महिलाएं भाग ले रही हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के अंगरक्षक महिला अंग निरीक्षक थी, यानी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य में अंगरक्षक महिला भी, यानी वर्तमान में कह सकते हैं कि जो सेना होती है उसमें महिलाएं भी भाग लेती थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और दोस्तों मेघ स्थिति में लिखा है कि कुछ स्त्रियां अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर रथों, अश्वों, हाथियों पर सवार होती। दोस्तों मेघ स्थिति ने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी है। जब आप मौर्यकालीन प्रशासनिक या मौर्यकालीन से संबंधित कुछ भी पढ़ोगे तो इनका नाम सबसे आगे आएगा मेगस्थनीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे। इंडिका नामक पुस्तक लिखी, उनमें मौर्यकालीन प्रशासनिक जो व्यवस्था का वर्णन उसने सुव्यवस्थित से किया है। और समुद्रगुप्त मौर्य के अंशरों महिला जो हैं अस्त्र और शस्त्र लेकर रथों, हाथियों, घोड़ों पर सवार होती थी, और स्त्रियां गुप्त रूप से कार्य भी करती थी, परंतु बहुसंख्यक स्त्रियां घर में अंदर कार्य करती थी, और विवाहित स्त्रियों को घर से बाहर जाने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। डॉक्टर B.R. भंडार की मान्यता है कि मौर्य काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन था, और अर्थशास्त्र में भी स्त्रियों के लिए जो निकलने वाली विशेषता का प्रयोग मिलता था। अशोक ने अपने अभिलेखों में स्त्रियों प्रश्न, अंधविश्वास, मुगल प्रश्न उल्लेख किया। दोस्तों मौर्य युग में ऐसी स्त्रियों के उल्लेख प्राप्त होते जो वेश्या रूप जीवा के रूप में अपना जीवन यापन करती थी, ललित कलाओं में प्रवीण थी, राज्य की सेवा में कार्य करने वाली स्त्रियां गणिका कहलाती। या पूछ सकते हैं कि आप गणिका किससे कहलाती? जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जो राज्य की सेवा में कार्य करने वाली स्त्रियां वो गणिका स्त्री कहलाती। राजा के मनोरंजन के लिए राजमहल में अनेक गणिकाएं हुआ करती थी, और राज्य की ओर से अलग अलग विभाग भी स्थापित था। उसके अधिकारी को गणाधिकारी कहा जा सकता। जो स्त्रियां राज्य की सेवा में न रहकर स्वतंत्र रूप से पैसा करते थे उन्हें रूप जीवा यानी रूप द्वारा आजीविका कमाने को कहा जाता। इससे राज्य को पर्याप्त आय होती थी, और अर्थशास्त्र में उनके लिए अनेक नियमों का पालन। यानी जो मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी या स्थिति थी महिलाओं की, वो बहुत सुदृढ़ उन्नत थी। महिला सेना में भी भाग लेती थी, महिला को पुनर्विवाह करने का भी अधिकार था। इस प्रकार दोस्तों कहे तो कि जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ और अच्छी थी। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 10वां। अब दोस्तों 10वां प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी। यानी चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित जो भी जानते हैं उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। दोस्तों गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक घटोत्कच पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे गुप्त वंश का एक साम्राज्य प्रतिष्ठा प्रदान की है। उसने प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और उत्तराधिकारी में उसे गंगा के किनारे प्रयाग और अयोध्या तक प्रदेश मिला चंद्रगुप्त प्रथम को।
चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना लिस्वी राजकुमारी और महादेवी कुमारी से विवाह होना है। यानी चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ? तो लिस्वी राजकुमारी महादेवी कुमारी देवी से विवाह होना था। इस वैवाहिक संबंध की पुष्टि चंद्रगुप्त की स्वर्ण मुद्रा और प्रयाग प्रशस्ति होती है। यानी जो राजस्थान के जो दोस्तों चंद्रगुप्त की इस विवाह की पुष्टि किससे होती पूछे तो स्वर्ण मुद्राओं और प्रयाग प्रशस्ति से होती है। और चंद्रगुप्त प्रथम की स्वर्ण मुद्राएं अयोध्या, मथुरा, लखनऊ, टांडा और गाजीपुर, बनारस से प्राप्त होती हैं। इन स्वर्ण मुद्राओं के मुख भाग पर चंद्रगुप्त और उसकी पत्नी के स्थानक चित्र हैं। और चंद्र कुमार देवी शब्द तुकने पृष्ठ भाग पर सिंह देवी का, उसके नीचे लिस का अंकित है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिस्वी द्वित्री कहा है। लिस्वियों के साथ इस वैवाहिक संबंध गुप्तों को न केवल राजनीतिक लाभ हुआ बल्कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। और चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण अथवा महाराज दिगराज उपाधि धारण करने से माना जाता है। इस प्रकार आप दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित जो भी जानते हैं इस प्रश्न में उत्तर लिख सकते हो। अब दोस्तों आपको अवेंज संवाद पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अवेंज संवाद कौन था दोस्तों? अवेंज संवाद तो एक चीनी यात्री था जिन्होंने भारत में आकर अपना यात्रा वृत्तांत लिखना। वो यात्रा करने के लिए भारत आए और ये मूलतः एक चीनी यात्री है। दोस्तों ये एक चीनी यात्री हैं जो हर्ष काल में भारत आया और 729 ईस्वी में चीन से भारत आया। 745 ईस्वी में वापस लौट गया। यानी 729 से लेकर ये 16 साल तक अवेंज संवाद में ने भारत में यात्रा की। भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था का इन्होंने अच्छा चित्रण किया अपने जो यात्रा वृत्तांत में। दोस्तों ये नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन करने और भारत में बौद्ध ग्रंथों को लेने आया था। उन्होंने हर्ष के दरबार और तत्कालीन जनजीवन का विवरण भी लिखा। उसने लिखे विवरण के आधार पर हम तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हर्ष जो दोस्तों अवेंज संवाद के यात्रा वृत्तांत से। दोस्तों हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था को उन्होंने विवरण दिया। और दोस्तों हर्षवर्धन की प्रशासनिक जो व्यवस्था का उसने विवरण दिया। और हर्ष राज्यों के कार्यों की गतिविधि व्यक्तिगत रुचि लेता था। वह दंड नीति उदार थी लेकिन कुछ अपराधों में दंड कठोर था। और राज्य के प्रति विद्रोह करने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी। दिव्य प्रथा का भी प्रचलन था। राजनीतिक दृष्टि से वैशाली और पाटलिपुत्र का महत्व घटने लगा। उसके स्थान पर प्रयाग और कनौज का महत्व बढ़ने लगा। दोस्तों अवेंज संवाद जो चीनी यात्री तत्कालीन समाज को 4 भागों में विभक्त किया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। और शूद्रों को उन्होंने खेतियार कहा था, जिससे स्पष्ट है कि शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ होगा। चीनी तीर्थ यात्री और आदि अशुद्धों का चर्चा करता है। वे शहर से दूर रहते और प्याज लहसुन खाते थे। उन्होंने अस्पृश्यता माना जाता था। और सामान्य रूप से लोग हर प्रकार का अन्न मक्खन का अधिक प्रयोग करते थे। अवेंज संवाद यहाँ के लोगों को चरित्र से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने सच्चे और ईमानदार बताया। ब्राह्मण धर्म का अधिक प्रचलन था। ब्राह्मण यज्ञ करते थे, गायों का आदर करते थे। विभिन्न देवी देवता मूर्तियों की पूजा की जाती थी और विष्णु, शिव, सूर्य अनेक मंदिर थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचलन था और महायान बौद्ध धर्म का अधिक प्रचलन मत था। और सामान्य रूप से विभिन्न संप्रदाय एकता थी। वाद विवाह हुआ करते थे तो कभी कभी उग्र रूप भी धारण कर ले सकते थे। ये दोस्तों अवेंज संवाद की भारत की यात्रा का वृत्तांत है। अवेंज संवाद ने भारत में 729 ईस्वी में आया तो और 16 साल बाद 745 में वापिस चीन चला गया। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था। बौद्ध ग्रंथों को लेने आया था। उन्होंने हर्ष के समय उस तत्कालीन जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति उनकी जानकारी प्राप्त होती है अवेंज संवाद के जो यात्रा वृत्तांत में। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है। ये प्रश्न आपने कई बार पढ़ा है कि राजस्थान के प्रमुख मेलों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी। यानी आप राजस्थान के जो मेले जानते हैं उन मेलों में आपको छोटी छोटी सभी मेलों के बारे में टिप्पणी लिखनी है। तो दोस्तों राजस्थान में मेला शब्द का प्रचलन सम्मिलित अपभ्रंश से बना। मेले समाज में परस्पर एकता, सांस्कृतिक समन्वय प्रतीत होते। मेलों का सभी दृष्टि से महत्व रहा। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टि से मेले राजस्थान के जनजीवन में उपयोगी स्थान मानते। तो सबसे महत्वपूर्ण मेला है पुष्कर मेला। कब लगता है दोस्तों? पुष्कर मेला पौराणिक दृष्टि से पुष्कर दृष्टि रचयिता देव ब्रह्मा का सरोज तीर्थ स्थल है। यानी ब्रह्मा जी का सरोज तीर्थ स्थल है। ये पुष्कर क्षेत्र अजमेर में आता है दोस्तों। कहाँ पर? अजमेर। कब लगता है दोस्तों ये मेला? तो कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्ण दृष्टि पंचमी स्नान विधि पूजा उपयोगिता पूर्ण शासन दृष्टि है। पुष्कर सरोवर के चारों ओर विभिन्न राजवंशों द्वारा निर्मित घाट हैं।
और यहाँ पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। इसके अतिरिक्त वेणुगोपाल का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है। और जिनके दर्शनार्थ मेले में प्रेमी अवसर पर आते हैं। पुष्कर में समाज के सभी वर्गों, मंदिर, जातीय भवन है जहाँ वे समस्याओं का चिंतन करने तो वर्ष में एक बार मेले का समय का उपयोग करते थे। पुष्कर में सभी मेला लगता है। ग्रामीणों को आवश्यकता की सभी वस्तुएं क्रय और विक्रय होती हैं। आगंतुक, मनोरंजन, नाटक, सभी कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक, धार्मिक, सभी प्रकार के लोग पुष्कर मेले में आते हैं। दूसरा दोस्तों उर्स मेला, ये भी दोस्तों अजमेर में आयोजित होता है। अब अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की स्मृति में उर्स मेला आयोजन होता था। ये रजब 2 से 7 तारीख तक प्रतिवर्ष भारत में सबसे प्रसिद्ध है। और दोस्तों उसका मेला कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? अजमेर में। इसमें सभी जाति वर्गों के ख्वाजा दरगाह में कत्था टेकने, मन्नत मांगने के लिए आते थे। भारत में विदेशी मुसलमान संप्रदाय लोग यहाँ आते थे। सभी प्रदेशों में उत्पादन कर दुकानें लगाते हैं। धार्मिक दृष्टि, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार से उसका मेला महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों महावीर जी का मेला, ये दोस्तों कहाँ पर लगता है? सवाई माधोपुर में। और नेक्स्ट मेला रामदेव जी का मेला सबसे प्रमुख मेला है। जैसलमेर के पोखरण के निकट उड़ीसा में लगता है। भाद्रपद माह में द्वितीय दशमी तक लगता है। लोक देवता के प्रति श्रद्धालु विश्वास के साथ सभी वर्ग के लोग और ये लगता है। अब दोस्तों अन्य मेले, केलादी का मेला, तो रानी माता दादी मेला झुंझुनू, गणेश मेला रणथंभौर, कपिल मुनि मेला कोलायत, शीतल माता मेला बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, शारबूजा मेला उदयपुर, जंबेश्वर का मेला नोखा, करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर, गलियाकोट डूंगरपुर, तेजा जी का मेला सुरसुरा नागौर, गोगा जी का मेला गोगामेड़ी, खाटू श्याम का मेला खाटू आदि प्रसिद्ध मेले। इसके अतिरिक्त सभी गाँव कस्बों में स्थानीय लोक देवता के मेले लगते हैं। सभी मेले राजस्थानी जनजीवन के लिए महत्वपूर्ण और सभी मेले राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर 12वां। अब नेक्स्ट प्रश्न है 13वां। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति विधवा और सती प्रथा के संबंध की। यानी दोस्तों प्राचीन भारत में जो महिलाओं की स्थिति विधवा और सती प्रथा के संदर्भ में करनी है, तो इसका उत्तर है कि विधवा को पति की स्मृति में पवित्र जीवन बिताना चाहिए। यानी विधवा स्त्री को पति की यादगार में पवित्र जीवन बिताना चाहिए। वृद्धहारित ने लिखा है कि विधवा को बाल संवारना छोड़ देना चाहिए, यानी कंघी डालना छोड़ देना चाहिए। पान, सुगंधित वस्तुओं, फूल, आभूषणों, रंगीन वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुश की सटाई पर सोए और इंद्रियों का संयम रखे। राजा विधवा की संपत्ति की रक्षा करेगा। ये प्राचीन भारत की स्थिति है। कुश स्मृतिकार विधवा के सती होने के पक्ष में थे और कुश विरुद्ध थे। और सुलेमान ने लिखा है कि विधवा स्त्री अपनी इच्छा से सती होती थी। ये प्रथा उत्तर भारत में राज्य की घरानों तक ही सीमित थी। दक्षिणाय पंथ में बहुत कम, सुदूर दक्षिण में अपवाद स्वरूप है। राजस्थान में 842 में सुआन सोडावन की माता सती हुई थी और 1026 ईस्वी में कलोर शासक गोंगोई देव की उसकी 100 पत्नियां त्रिवेणी में डूब गई। और कश्मीर में भी सती के अनेक उदाहरण मिलते थे। राजा कलश उत्कर्ष उसल की पत्नी अपने पति के शवों के साथ सती हुई। अग्नि पुराण में लिखा है कि जो स्त्रियां पति के शव के साथ अग्नि में प्रविष्ट होती तो वह सड़क जाती है। और अंगिसर और हरिश्चंद्र या सती प्रथा का समर्थन करती है, वो मैदान विरोध करती है। 12वीं सती का विद्यमान देवन भट्ट चंद्रिमा का धर्म विकृत रूप है। यानी दोस्तों विधवा और सती की ये स्थिति थी प्राचीन भारत में। अब दोस्तों नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर लेख लिखिए या प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। यानी जो प्राचीन भारत में महिलाओं की समाज में क्या स्थिति, इस पर आपको वर्णन करना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। समाज में स्थिति महिलाओं की, महाकाव्यों में स्त्रियों की स्थिति बहुत पतनशील दिखाई दी थी। जबकि दोस्तों मौर्य काल प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ थी, लेकिन प्राचीन काल भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। पत्नी को पति की संपत्ति माने जाने लगा। यानी दोस्तों महिलाओं को पति की संपत्ति माना जाने लगा। युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को दांव पर लगाना इसका प्रमाण है। और दोस्तों महाभारत में कई ऐसे उदाहरण मिले जिससे स्त्रियों का राजनीतिक वर्चस्व इंगित होता है। संजय, विदुला और कुंती द्वारा पांडु पुत्रों को शिक्षण, दमयंती को नल से शासन प्रति जागृत करना। यदि किसी स्त्री विदुषी होने, राजनीतिक ज्ञान होने के संकेत है। और शूद्र वर्ण सत्यवती शक्ति का स्त्री प्रतीक है, जिसने आर्यों के कुल में रहकर संतान को कुवश और गद्दी न केवल बिठाने का साहस सीखा। और दोस्तों उनके प्रति तत्कालीन समाज की भावता ग्रंथ युग थी। वह स्वयं महात्मा बुद्ध ने अपने प्रारंभिक काल में स्त्रियों के संग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी।
दोस्तों संक्षिप्त में कहें तो प्राचीन काल भारत में समाज में स्त्रियों की दोस्तों स्थिति दयनीय थी, अच्छी नहीं थी, सुदृढ़ नहीं थी। उनके तत्कालीन समाज में जो भावना थी वो ग्रंथ युक्त थी। स्वयं महात्मा बुद्ध ने अपने प्रारंभिक काल में स्त्रियों को संघ प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। इस प्रकार दोस्तों आप प्राचीन भारत में जो भी जो समाज में स्त्रियों की या महिलाओं की स्थिति है उस पर जानते हैं, वो आपको इस प्रश्न में उत्तर लिखना है। और दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना ये है कि ये अंततः संभव हो तो आप पूरा पाठ्यक्रम या पूरा पाठ पढ़ कर जाएं, ताकि आपको जो प्रश्न इधर उधर घुमाए तो उसमें आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो और दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल आए कि एग्ज़ाम में दोस्तों किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं बीए में। लेकिन मैंने जो आपको ये प्रश्न बताया ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की दृष्टि थी। और दोस्तों ये प्रश्न केवल अनुभव के आधार पर लिए गए, इसमें ये कोई दावा नहीं कि ये सवाल आएंगे। ये मैंने बताया इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से लगभग 30-40% आराम से आएगा। बाकी दोस्तों वीएम से संबंधित सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो आपके अपने चैनल धुरीना स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियो का लाभ मिल सकते हैं। और दोस्तों वीएमओ में बने बनाए असाइनमेंट यानी आप नेक्स्ट क्लास के असाइनमेंट दोस्तों आपको ऑफलाइन जमा कराना है। अगर किसी भाई को असाइनमेंट बनवाना है बनाया लेना है तो इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करें। और साथ ही दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ पर भी जुड़े, वहाँ भी आपको वीएम संबंधित इस नोट्स की पीडीएफ भी मिलेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।